Hello students, in this new video we are going to take a very important topic, and that is nationalism and imperialism. In this topic we have to discuss about the Balkan states also, the Balkans problem also. So one by one we will discuss about that. सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। ये सब दो ऐसे टॉपिक हैं, दो ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नेशनलिज्म यूरोप में फैल रहा था और 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में नेशनलिज्म का मीनिंग बहुत ब्रॉड था। लेकिन एक चेंज देखने को मिलता है कि जैसे जैसे लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में यूरोप पहुंचता है, उसमें नेशनलिज्म का मतलब बदल जाता है। अब वो नेशनलिज्म जो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में था, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक था, उसमें लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे, वो चीजें अब लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में देखने को नहीं मिलती। बल्कि नेशनलिज्म का मतलब चेंज हो जाता है, बहुत उसका मीनिंग बहुत नैरो हो जाता है और बहुत लिमिटेड एंड वाला मीनिंग उसका हो जाता है। अगर हम एक ऐसे कहें इसको कि वो जो दौर होता है, वो जो टाइम है लास्ट क्वार्टर, वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म का है। और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को हम लोग को ये मिलता है कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के प्रति बड़े इनटॉलरेंट हो जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और रिजल्ट क्या होता है कि आपस में उनकी इतनी दुश्मनी बढ़ जाती है, इतने ज्यादा वो इनटॉलरेंट हो जाते हैं कि एक दूसरे से वार करने को भी तैयार हो जाते हैं। और कई बार जो कई जगह तो उन्होंने वार उस समय किया भी। तो ये चेंज आता है और बहुत ही नैरो मीनिंग देके नेशनलिज्म का डेफिनेशन ही वो चेंज कर देते हैं और नेशनलिज्म को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि उनका जो वो इंपीरियलिस्ट जो उनका एम है इंपीरियलिज्म को स्प्रेड करने का, वो उनका पर्पस सॉल्व हो जाए। जैसे वो कहते हैं कि भाई वही सब देश सबसे अच्छा नेशनलिस्ट माना जाएगा जिस देश के पास सबसे ज्यादा कॉलोनीज होंगी। और इसके बाद जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं यूरोप के, उसमें आपस में एक रेस मच जाती है एक दूसरे से ज्यादा कॉलोनीज एक्वायर करने की, और नेशनलिज्म का पूरी तरह से मतलब बदल जाता है। तो ये सिचुएशन कैसे चालाकी से वो इंपेलिज्म को नेशनलिज्म से जोड़ देते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर उस जमाने में देखें कि जो लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में सबसे ज्यादा अगर टेंशन कहीं है, नेशनलिस्ट टेंशन हमको देखने को मिलता है, तो मिलता है हमको बाल्कन स्टेट्स में, बाल्कन्स में। ये हम लोग जो मैप दिखा रहे हैं यूरोप का, इसमें हम लोग बाल्कन स्टेट्स को देख सकते हैं। यहां सबसे ज्यादा हम लोग को नेशनलिस्ट टेंशन देखने को मिलता है। अब थोड़ा बाल्कन स्टेट की बात करें। 1871 में बाल्कन स्टेट का क्या हालत था, क्या कंडीशन था उसका, इस पे थोड़ी चर्चा करें हम लोग। ये बाल्कन स्टेट जो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जाने कि बाल्कन स्टेट्स कहते किसको थे। तो आज जो मॉडर्न यूरोप में जो कंट्रीज हम देख रहे हैं, जिसमें ग्रीस है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, सर्बिया है,
ऑस्ट्रिया है, अल्बानिया है, मॉन्टेग्रो है, ये सारे जो एरियाज थे इन्हीं को हम लोग कहते थे कि बाल्कन स्टेट्स है। और ये बाल्कन स्टेट्स ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। हम देख सकते हैं बाल्कन स्टेट से बिल्कुल लगा हुआ है ऑटोमन एम्पायर, इसके कंट्रोल में थे। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो लास्ट क्वार्टर है 19th सेंचुरी का, इसमें दो डेवलपमेंट होते हैं बाल्कन स्टेट्स में। पहला डेवलपमेंट ये है कि बाल्कन स्टेट्स में रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड करता है, रोमांटिक नेशनलिज्म फैलता है। साथ साथ हम ये देखते हैं कि वो जो टाइम है उसमें ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन करता है, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर रहा है। और इन दोनों चीजों ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बाल्कन स्टेट में क्रिएट कर दिया, क्योंकि जो बाल्कन स्टेट्स हैं वो अपने इंडिपेंडेंस की मांग करने लगते हैं। ऑटोमन एम्पायर चाहता है कि इस इंडिपेंडेंस के मांग को रोका जाए, इसलिए वो बहुत सारा रिफॉर्म्स करता है, लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स बाल्कन स्टेट्स में फेल कर जाते हैं। जो बाल्कन स्टेट्स है वो कहते हैं कि भाई एक टाइम था जबकि वो आजाद थे, दे वर इंडिपेंडेंट, लेकिन जब से ऑटोमन एम्पायर आया दे वर कैप्चर्ड बाय ऑटोमन एम्पायर और उनका इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ गया, तो वो इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं। ऑटोमन एम्पायर चाह के भी बाल्कन स्टेट्स को रोक नहीं पाता है, और वन बाय वन जो बाल्कन स्टेट्स हैं वो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते चले जाते हैं, और यहाँ से ऑटोमन एम्पायर का जो कंट्रोल है वो हटता चला जाता है। क्योंकि बाल्कन स्टेट्स ये कहते हैं, हिस्ट्री शो करते हैं और हिस्ट्री को लेके प्रूव करने की कोशिश कहते हैं कि एक बार वो इंडिपेंडेंट थे तो उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। बाल्कन स्टेट्स ऑटोमन एम्पायर से आजाद हो जाते हैं, लेकिन अब यहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बल्कि एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट हो जाता है बाल्कन स्टेट्स में, जिसको लोग बाल्कन टेंशन भी कहते हैं, बाल्कन प्रॉब्लम भी कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्यों ऐसा होता है? बाल्कन प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होता है? बाल्कन में ऐसे क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है? तो जैसे आजाद होने के बाद बाल्कन स्टेट्स को अपनी आजादी को एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन वो अपनी आजादी को एंजॉय नहीं करते। बाल्कन स्टेट्स में जो आजाद हो गए हैं ऑटोमन एम्पायर से, उसमें एक बात देखने को मिलती है कि दे वर जेलस ऑफ ईच अदर, आपस में बहुत ईर्ष्या है, बहुत जलन है। और हर देश, हर बाल्कन स्टेट ये चाहता है कि उसके देश की जो बाउंड्री हो वो उसके दूसरे देश से ज्यादा हो। मतलब क्या होप करता है? गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। और यही सबसे बड़ा टेंशन का कारण हो जाता है। जब उनमें इतना जेलसनेस है और बाल्कन स्टेट आपस में एक तरह से लड़ते रहते हैं ज्यादा टेरिटरी एक्वायर करने के लिए, उसी समय वहां पर यूरोपियन पावर्स का एंट्रेंस हो जाता है। हम जानते हैं कि वो एक ऐसा पीरियड था जहां पर यूरोपियन पावर्स ट्रेड को लेके, कॉलोनीज को लेके, नेवल और मिलिट्री फोर्सेस को लेके, उसके नेवल और मिलिट्री माइट को लेके वो आपस में काफी जगह उसमें राइवलरी चल रही थी, उनमें दुश्मनी थी। और बाल्कन स्टेट्स ने उनको एक बड़ा एप्रोप्रिएट माहौल दे दिया। तो बाल्कन स्टेट्स में जो बहुत यूरोपियन बड़े बड़े जो यूरोपियन पावर्स थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब का एंट्रेंस हो जाता है। और वहां इनके एंट्री के बाद बाल्कन प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पर
हम जानते हैं कि बाल्कन स्टेट्स एक ऐसा स्टेट था जहां पर स्लाव जाति के लोग बहुत ज्यादा रहते थे। उसी को लेके एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है बाल्कन स्टेट में, एक ग्रुपिंग शुरू हो जाती है और बाल्कन टेंशन, बाल्कन का जो प्रॉब्लम था वो बढ़ते बढ़ते इतना सीरियस हो जाता है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है 1914 तक। इसके पहले बाल्कन्स में बहुत सारे वार्स लड़े जाते हैं आपस में, और ये वार्स कितना ज्यादा टेंशन बढ़ा देते हैं। ये बाल्कन का प्रॉब्लम वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम सब जानते हैं बहुत खतरनाक वार था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है उसी समय नेशनलिज्म में भी राइज होता है और बहुत सारे कंट्रीज में यूरोपियन पावर्स के खिलाफ नेशनलिज्म अपना सर उठाता है जोरदार ढंग से। नेशनलिज्म की आवाज उठती है, वो चाहते हैं कि वो जो इंपीरियल पावर्स हैं उनसे आजाद हो जाए। और एक बहुत जोरदार ढंग से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही नेशनलिज्म पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में फैलता है। कई कंट्रीज इंपीरियल डोमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बहुत स्ट्रांगली आवाज उठाते हैं, और जो यूरोपियन आइडियाज होता है नेशनलिज्म का उसको बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। हर एक कॉलोनीज में सब जगह अपने अपने देश के हिसाब से नेशनलिज्म का, हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। पूरी दुनिया में नेशनलिज्म आता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कई देश आजाद भी होते हैं और ये आजादी का दौर चल पड़ता है जो बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के बहुत सारे देश आजाद होते हैं। तो ये टॉपिक है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का, जिसमें बाल्कन स्टेट्स का प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल्कन के प्रॉब्लम को लेके दुनिया के पास जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में कैसे रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया यूरोपियन पावर्स ने। फिर बाल्कन्स का प्रॉब्लम डिस्कस किया हम लोगों ने, कैसे बाल्कन्स में नेशनलिज्म आया, कैसे वो ऑटोमन एम्पायर से आजाद हुआ, कैसे बाल्कन स्टेट्स में जेलसनेस बढ़ा, कैसे यूरोपियन पावर का इंट्रेंस हुआ उसमें, और टेंशन इतना बढ़ा बाल्कन में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया और नेशनलिज्म को बढ़ाया, और नेशनलिज्म इतना बढ़ा डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वे से, डिफरेंट वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म बढ़ा कि दुनिया के बहुत सारे देश उसके बाद धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ने लगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है ये टॉपिक इस वीडियो से तुमको समझने में मदद मिलेगी, ऐसा आई होप सो। So this is all about this video. So bye and wait for my next video. Till then, thank you very much.